जब इनसे पूछा था भाई आप अल्पसंख्यकों के कल्चर के प्रोटेक्शन की बात क्यों करते हैं, इनका कहना है बहुसंख्यक के कल्चर का संरक्षण तो वैसे ही राज्य कर लेता है, या जिस समाज में आप बहुसंख्यक रहेगा उसकी कल्चरल डोमिनेंस हमेशा रहेगी, उसके प्रोटेक्शन की बात ही नहीं पैदा होती। और शायद इसी तर्क से भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार पहले से दे रखे गए हैं। ऐसा अमेरिका में नहीं है, ऐसा यूरोपीय देशों में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर मल्टीकल्चरल देन यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी दिलचस्प बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात को पहले ध्यान रखा गया है, अमेरिका वगैरह में इस बात को ध्यान नहीं रखा गया। अब बताइए, अगर लिबरल्स और मल्टीकल्चरल, वैसे तब देखेंगे फाउंडेशन दोनों के एक है, दोनों लोकतंत्र मानते हैं, संविधानवाद मानते हैं, उदारवाद दोनों है, बस एक ही पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है, इधर आजादी है इधर कल्चर है। अब जरा देखिए, लिबरल्स और मल्टीकल्चरल में कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक क्लेश ऐसा हो सकता है, एक क्लेश ऐसा हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब कोई व्यक्ति मल्टीकल्चरल है, बहुसंस्कृतिवादी है, तो वो अपने संस्कृति की रक्षा करेगा, और संस्कृति रक्षा करेगा तो स्वाभाविक रूप में ग्रुप की बात हमेशा होगी। कल्चर हमेशा ग्रुप की होती है, समूह की होती है, ग्रुप की होती है। अब मान लीजिए बात को सीधे शब्दों में, कनाडा में एक सरदार परिवार है। कनाडा में सरदार परिवार ये चाहता है कि उसका बच्चा सरदार से ही शादी करे, लेकिन बच्चा कहीं और जा रहा है। अब उसका पिता चाहता है कि वो पंजाबी बोले, क्योंकि रिलीजन का कल्चर से संबंध होता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी भाषा में लिखा गया है, उसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, कहीं आप ग्रुप के अधिकार के नाम पर, कल्चर के प्रोटेक्शन के नाम पर व्यक्ति की आजादी का दमन तो नहीं कर रहे हैं? होगा या नहीं होगा? अगर बहुसंस्कृतिवादियों की बात देखी जाए तो सब एक समूह में, एक भाषा धर्म जाति को मिलने वाले समूह सब अपने कल्चर की रक्षा करें, तो सब अपने कल्चर की रक्षा करें, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है ना भाई हमें कल्चर से मतलब नहीं, हमें आजाद ख्याल दुनिया चाहिए, कैसा धर्म है कैसी जाति, उदारवादी तो यही मानता है। इसलिए बेसिक फर्क तो दिखता है। उदारवादी कहेगा नहीं हमें धर्म नहीं मानना है। अब कोई पंजाब से गया व्यक्ति, उसका बापू कह रहा है कि ना तुम्हें पंजाबी कुड़ी से शादी करनी पड़ेगी, उदारवादी कह रहा है ना मैं अमेरिकन शादी करूंगा, कनाडाई से। उसका पिता ना उसको ठांस दिया, बेकार की बात करते हो, धर्म खिलाफ जाते हो, कल्चर का अवमानना करते हो। नहीं तुम कल्चर को देखो, मुझे कल्चर से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, दोनों के बीच टकराव में किमलेगा किसका पक्ष लेंगे? इसका मतलब यह है कि उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच कोई मेल मिलाप हो सकता है, विरोध है लगता है दोनों में। अच्छा, उदारवाद बहुसंस्कृतिवाद के बीच विरोध का पॉइंट कहां पे आ रहा है, स्पष्ट है या नहीं है? और ये बात बहुत समझने की नहीं, किमलेगा आप क्या समझेंगे, खुद अपने आप को समझ लीजिए। कई बार युवावस्था में व्यक्ति की आकांक्षाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं, और परिवार हमें दबाता है, कल्चर के नाम पे कि शादी करना है, ध्यान रखना यही करना है, ऑप्शन लिमिटेड देता है। और जैसे हम घर से बाहर निकले अनलिमिटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। तब बताइए आजादी क्या कहती है? अनलिमिटेड ऑप्शन बटन प्रेस किया जाए। और बहुसंस्कृतिवाद क्या कहता है? लिमिटेड ऑप्शन। अब बताइए, जो कनाडा भी जाके सरदार से शादी करना तो पंजाब में रहे ज्यादा अच्छा होता। और दोस्तों, एक एक से होशियार व्यक्ति हिंदुस्तान के लोगों को जीनियस ब्रेन है, और एक एक से ऐसे लोग हैं जो गए भारत से और वहां पे किसी ऐसी अमीर महिला के साथ शादी कर लिया, सारी संपत्ति हड़प गए, बिना कुछ किए बिलियनर। इसे तैयारी करने और पढ़ने से ये सब अलग अलग प्रतिभाएं हैं। कई लोग दोस्तों इस बात से परेशान रहते हैं, सर पीटी नहीं हुआ, पीटी नहीं हुआ तो बहुत सारी जीवन में काम बाकी है। काम नंबर 1 मैंने बता दिया, बिना वजह परेशान है। अच्छा, ये हमें क्या सिखाएगा? मेहनत से ही सब काम होता है, ईमानदारी सारे लक्ष्य मिलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए
सवाल ये है, अब जरा सोच के देखिए, लिबरल कहता है आजादी, ये कहता है कल्चर, दोनों का मेल मिलाप हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसी किमलिका ने इस बात को आगे बढ़ाया है। अगला पॉइंट, हेडिंग चेंज कर लीजिए, उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच संघर्ष। उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच संघर्ष। तो पहला, बहुसंस्कृतिवादी समूह के संस्कृति को बचाने के लिए बहुसंस्कृतिवादी समूह की संस्कृति को बचाने के लिए यदि व्यक्ति को बाध्य करें, उनकी स्वतंत्रता का दमन करें, तो उन्हें बुरे बहुसंस्कृतिवादी कहा जाएगा। बुरा बहुसंस्कृतिवादी, बैड मल्टीकल्चरलिस्ट, उन्हें बुरा बहुसंस्कृतिवादी कहा जाएगा। यानी इन केस वेयर इंडिविजुअल लिबर्टी सप्रेस्ड, individual freedom is suppressed on the name of protection of culture, this is bad multiculturalist। इसका मतलब केम्ब्रिका ने कहा है बहुसंस्कृतिवादी भी दो हैं, एक बुरे हैं दूसरे खराब हैं। इसका मतलब है एक बुरे हैं दूसरे अच्छे हैं, बैड है गुड है। और बैड कौन है? जो समुदाय के द्वारा व्यक्ति विशेष को बाध्य किया जाए कि नहीं आपको इसी दिशा में चलना है। और इसलिए आपको याद दिला दें, आगे चलकर हम देखेंगे, इसलिए महिलावादियों ने बहुसंस्कृतिवाद को नहीं माना। महिलावादी कहते हैं ये पुरुषों के प्रभाव स्थापित करने का एक नया तरीका है। क्यों? संस्कृति का सबसे बड़ा वाहक तो महिला ही मानी जाती है। टंग लैंग्वेज मदर, पहनावा माँ। इसे महिलावादियों ने कहा ये बड़ा षड्यंत्र है पुरुषों का, एक कल्चर के नाम पे फिर से हमें अधीन बनना चाहते हैं। तो किमलिका से कहा गया अच्छा अच्छे बहुसंस्कृतिवादी कौन है? तो किमलिका ने कहा मुझे बहुसंस्कृतिवाद से आपत्ति नहीं है, भाई कल्चर को आप प्रोटेक्ट करिए, कल्चर को बनाए रखिए, मुझे उससे कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति की आजादी को सप्रेस करने का विचार नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर अच्छे बहुसंस्कृतिवादी कौन है? अगला पॉइंट, उनके अनुसार अच्छे बहुसंस्कृतिवादी, गुड मल्टीकल्चरलिस्ट, अच्छे बहुसंस्कृतिवादी वे हैं जो अपने समूह और संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, जो अपने समूह और संस्कृति को बचाना चाहते हैं, परंतु समूह के किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं करते। वे समूह किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं करते। Even good multiculturalists means they want to protect their culture, their religion, their race, caste and something else, but they never try to
harass an individual on the basis of culture and religion, इसका मतलब है हर व्यक्ति को अपने समूह भाषा के अधिकार का रक्षा है। लेकिन अब सवाल है, कोई पंजाबी भाषा नहीं बोलना चाहता, उसका दमन मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। इसलिए किमलिका के पास ऐसा लगता है कि उदारवाद से कंप्रोमाइज नहीं है। यानी अब संस्कृत के नाम पर अगर समूह विशेष को, अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, अब फ्राइडे को कई लोग नमाज अदा करने जाते हैं, और नमाज अदा करने इसलिए जाते हैं कि दोस्तों के व्यवस्था कारण या किसी समूह के डर के, अगर नहीं जाएंगे तो बहुत प्रताड़ित करेगा, तुम आजकल नमाज अदा तुमने छोड़ दिया है, बताओ तुम धर्म के नाम पे कलंक हो, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर आना चाहिए। अब इतना आपको वो रखा दीजिएगा, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आपको लगेगा चले यार इतनी बात सुनने से अच्छा है कि 2 घंटा वहीं लेते, मन लगे न लगे। युवावस्था में इन सब चीजों में कहाँ मन लगता है दोस्तों? अगर युवावस्था में इन सब चीजों में जरूरत से ज्यादा मन लगे ना, समझिए कोई गलत रास्ता पे जा रहे हैं। युवावस्था में कहीं और मन लगना चाहिए, नमाज में, मंदिर मस्जिद में नहीं मन लगना चाहिए। हाँ, क्राइसिस की बेस से मन लगना, अगर पीटी एग्जाम आ जाए थोड़ा 2-4 बार चले जाइए, टेंशन रिलीज हो जाएगा। इसकी वजह से कई बार देखिए ग्रुप व्यक्ति को प्रताड़ित करता रहता है, तो ग्रुप प्रताड़ित करे, राज्य प्रताड़ित करे, फिर तो आजादी गुम हो जाएगी। इसी बहुसंस्कृतिवादियों में किमलिका आजादी को पीछे करने की बात नहीं करते। लेकिन जब भिखू पारिक से ये कहा गया, भिखू पारिक व्यक्ति के बजाय समूह के पक्ष में ज्यादा झुके हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो एशियाई मूल के व्यक्ति हैं, एशियाई मूल के व्यक्ति हैं, और जब एशियाई व्यक्ति है तो अब बहुसंस्कृतिवाद का प्रभाव है कि आप देखेंगे जितने एशियाई मूल के लोग हैं, किसी ने अपना मंदिर बना रखा है, मस्जिद बनवा रखा है, वो अपने अपने धार्मिक स्थानों में जाते हैं। इस वजह से उदारवादी राज्य के पास बहुसंस्कृतिवाद के लिए जगह तो है, लेकिन आजादी की शर्त पे नहीं। उदारवादी एक चीज को बिल्कुल छोड़ने के समर्थक नहीं है, वो है लिबर्टी। लास्ट पॉइंट, इसलिए किमलिका ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया है। He is not ready to compromise over liberty of individuals. व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया है। जबकि भिखू पारिक ने समूहों और प्रवासी समूहों के अधिकारों का विशेष समर्थन किया है। अधिकार का विशेष समर्थन किया है। यही है बहुसंस्कृतिवाद, यही है मल्टीकल्चरिज्म। इसी के साथ उदारवादी विचारधारा समाप्त। उदारवादी विचारधारा समाप्त, जो हमारे सिलेबस का लंबा पार्ट है। उदारवाद के बड़े डिस्कशन डिबेट होते रहते हैं। अब 1-2 प्रश्न आप लिख लीजिए, और यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, जो आपने पढ़ा हो, आपने कोई शब्द की समस्या कहीं आ रही हो। पहला प्रश्न है, समुदायवादी अब एक बार याद रखिए, जैसे हमने सारी बात हमने आपको बता दी। अब हम कोशिश करेंगे कुछ प्रश्न ऐसा हम कुछ की टर्म यूज कर दें
जिससे आपको सोचने पे थोड़ा विवश होना पड़े। अदरवाइज मैं सीधा सीधा प्रश्न बता दूंगा फिर तो आप एकदम लिख लेंगे। एग्जाम में भी ऐसा नहीं होता। एग्जाम में क्या होगा, कुछ ऐसा को थोड़ा सेंटेंस घुमा देगा। आप देखिए विषय वस्तु इससे ज्यादा नहीं है आपके पास, हमने विषय वस्तु आपको बता दिया, उदारवाद यही है। हम प्रश्न पूछने के मामले में थोड़ा थोड़ा आपको घुमा देंगे, जैसे आपकी समझ को चेक कर सकें। तो प्रश्न आप लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? समुदायवादी। समुदायवादियों का यह तर्क है कि उदारवादी विचार में उदारवादी विचार में व्यक्ति उदारवादी विचार में व्यक्ति सारहीन एवं संदर्भहीन है। टिप्पणी कीजिए। सारहीन और संदर्भहीन है। एनालाइज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ in liberal ideology is empty and without context. Comment. आप इसे कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या समझा आपने? क्या? अब देखिए, हमने सीधा ये नहीं लिखा कि समुदायवादी मानते हैं उदारवादियों के विचार अणुवादी है, और हमने अणुवादी के बजाय क्या शब्द बदले? सारहीन और संदर्भहीन है। हमने चेंज कर दिया शब्द को। ये प्रश्न में हमेशा होता है, इसी चीजों को हमेशा अच्छे से पढ़ते हैं, इत्मीनान से, कि शब्दों की पकड़ रखते हैं, तो हमेशा प्रश्न आपके रेंज में आएगा। एकदम से रेडी टाइप बात आप करेंगे, प्रश्न जैसे चेंज करेगा घूम जाएंगे, और प्रश्न कैसे हूबहू नहीं आएगा। यदि कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि हूबहू प्रश्न आए, और ये हमने सब कई बार आपको बता रखा है। पिछली बार हमारे IAS मेंस का पेपर आप देखिएगा और टेस्ट सीरीज के पेपर आप देखिएगा, दोनों वेबसाइट पर अपलोडेड है। 8 से 9 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जैक्टली पूछे गए हैं। जैसे हमने शॉर्ट नोट डिक्लाइन है पॉलिटिकल थियरी, एक शॉर्ट नोट दिया टेस्ट सीरीज में, एग्जैक्टली वही शॉर्ट नोट से एग्जाम में पूछा गया। बहुत कम होता है ऐसा, हो भी सकता है, लेकिन हमें मान के चलते संभावना कम होती है। अगर ऐसी हो जाए तो बहुत आश्चर्य की बात होती है। हमने कई ऐसे 5-6 राज्य की ना उदारवादी धारणा एकदम लाइन बाय लाइन पूछा गया, मतलब जो एज इट इज पूछा गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सारी चीजें पूछी जाएगी। अब देखिए प्रश्न लिखने की विशेषता क्या होती है। मान लीजिए हमें प्रश्न पता चल गया। अब प्रश्न, अच्छा प्रश्न 2-3 बात हम पहले बता चुके हैं, फिर आपको रिपीट कर दें। अब मान लीजिए कि आप प्रश्न या उदारवादी मान्यता सारहीन है, संदर्भहीन है, ऐसा समुदायवादी मानते हैं। अब इसका मतलब है कि 2 लाइन पहले उदारवाद के बारे में बता दीजिए, स्पेशली नव उदारवाद। मान लीजिए ऐसे प्रश्न को बताना है तो कंटेंट क्या होगा, तो आप शुरू करेंगे नियो लिबरलिज्म से, नव उदारवाद से शुरू करेंगे। और जब भी न्यू लिबरलिज्म की बात आप करेंगे, कुछ 5-6 की टर्म्स उसके दिमाग में आपके होने चाहिए। सामान्य अखबारू बात मत करिए कि नव उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, सब सामान्य बातें हो जाती है। नव उदारवादी आजादी की बहुत बात करते हैं, ये मानते हैं कि उस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। उसके बजाय नव उदारवादी कुछ की टर्म याद रखिए। व्हाट इज द की टर्म? मिनिमल स्टेट, मार्केट इकोनॉमी, न्यूट्रल स्टेट, लिबर्टेरियनिज्म। एक की टर्म, 2-3 की टर्म बस यूज करिए। उदारवादियों की मान्यता क्या है कि नव उदारवादी मानते हैं व्यक्ति बाजारवादी अर्थव्यवस्था, व्यक्ति की क्षमता, सेल्फ ओनरशिप, नॉजिक सेल्फ ओनरशिप, इंडिविजुअल्स प्रायर, यानी सेल्फ इज प्रायर टू सेंड, उदारवादी।
सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, सेल्फ ओनरशिप, ऐसे की टर्म को यूज करके नव उदारवाद को बताएंगे। कोई ऐसा कारण है कि आपको मार्क्स ना मिले, क्योंकि याद रखिए राइटिंग लिमिट आपकी 150 वर्ड्स है, मैक्सिमम 250 शब्द है। एक बहुत बेसिक फर्क आपने देखा हो, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूं कि जब से ये पैटर्न आया है एकेडमिक्स के लोग इस कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि मैं अगर अपने रिजल्ट को देखूं 2006 के पहले, तो पोल साइंस में हमारे पास रिजल्ट, DU से MPhil किया, PhD किया, उसके रिजल्ट हमारे पास थे। मतलब 2-3 लोग ऐसे लगातार है जिनका पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स है, उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि 500 शब्दों के 5 उत्तर आपको लिखने होते थे, आराम से आप लिख दीजिए। तो वहां फिर आपका नॉलेज का डेप्थ कितना है, वहां यहाँ तो राइटिंग स्किल मैटर करता है। 150 ही शब्दों में आपको लिखना है, तो बेसिक चीज क्या है, की टर्म्स होनी चाहिए इसमें, फ्रेज। इसलिए जब शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस जो हमने की टर्म, उस पर बहुत ध्यान से देखिए। और उदाहरण जैसे आए नॉजिक, हेयक, फ्रीडमैन, नाम तो लिखने की आपकी आदत होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहां से आपने शुरू कर दिया, और फिर दूसरा, फिर समुदायवादी, कैसे समुदायवादी इनको खंडन करते हैं, और समुदायवादी आ जाए तो फिर वालजार, सैंडल, इनके नाम अपने आप आ जाए। और दूसरी बात, अब फिर समुदायवादियों की 3-4 की टर्म को याद रखिए। सेल्फ इज एम्बेडेड सेल्फ, सेल्फ इज सर्टिफिकेटेड सेल्फ, ये तो उनके की टर्म है। अब सामान्य बात है भाई, 150 शब्द की बात है, एकदम सामान्य बात अपने शुरू कर देंगे, उत्तर भर जाएगा, एग्जामिनर को अपील नहीं करेगा। तो जब राइटिंग लिमिट कम होती है तो उस समय आपका राइटिंग एक्सपर्टीज, अब आपका ज्ञान तो बहुत है, एक एक विचारों का स्कोप ही नहीं होता लिखने का, तो आप उसमें की टर्म बस याद करिए, रेफर आप कर दीजिए। सेल्फ इज एम्बेडेड सेल्फ, सेल्फ इज सर्टिफिकेटेड सेल्फ, और फिर इसी बात को कि कैसे समाज व्यक्ति को बताता है, इंड इज प्रायर टू सेल्फ, 2-3 लाइन लिख दीजिए। कांट की फिलॉसफी का विरोध, समुदायवाद हो गया, निष्कर्ष आप लिख दीजिए। अब आप देखेंगे, पहले विषय वस्तु लिख देंगे, उतना उदाहरणवाद लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, इसको पैराग्राफ चेंज कर दिए। छोटे सेंटेंस, छोटे पैराग्राफ, कभी भी सेंटेंस को लंबा मत करिए। सेंटेंस को लंबा करने का मतलब आपको विषय वस्तु पकड़नी है, भाषाई उलझाव में आप उसको पीछे करना चाहते हैं। लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। कंटेंट का महत्व ज्यादा है, भाषा का नहीं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, चीजों को क्लासिफाई करके देखिए। एक विचार है, तुरंत पैराग्राफ चेंज करिए, और उसके बाद फिर एक इंट्रोडक्शन छोटा सा, और कंक्लूजन। तो जब बार बार सिनॉप्सिस की बात आप करते हैं, तो हर थिंकर के की टर्म बस आपको याद होने चाहिए। उदारवाद कितने की टर्म है, उदारवाद में क्या कहानी अपने पढ़ लो से मतलब हमें नहीं। अब जैसे, अब देखिए इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, थ्योरेटिकल। इंट्रोडक्शन हमेशा थ्योरेटिकल होता है, और जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा वे फॉरवर्ड, फ्यूचरिस्टिक होता है। तो व्यवहारिक और वे फॉरवर्ड जैसे, और कोशिश करिए कि हर प्रश्न का स्ट्रक्चर इसी तरीके से हो। इंट्रोडक्शन लिखिए, निष्कर्ष लिखिए, कितना भी छोटा है भाई, 2 ही लाइन का इंट्रोडक्शन लिखिए आप इसको। न तो अचानक कोई सवाल शुरू करिए, न अचानक खत्म कर दीजिए। तो हर प्रश्न का स्ट्रक्चर का फ्रेम कर देंगे तो अपने आप एक नंबर, आधे नंबर आपके बढ़ ही जाते हैं। क्योंकि आप याद रखिए, एक अच्छे व्यक्ति का मतलब होता है कि हर चीज को सिस्टमेटिकली आगे ले जाए, बहुत लंबा नहीं करना आपको, 10-2 लाइन। और आप देखेंगे, अब जैसे अब इंट्रोडक्शन आपको लिखना हुआ, लिख रहे हैं ना उदारवाद समुदायवाद पे, तो कैसे आप इसको थ्योरेटिकल लिखेंगे, तो आप लिख देंगे 21वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा ने जिन नए आयामों का विकास किया है उसमें समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद है, जिनकी प्रतिक्रिया नव उदारवाद के खिलाफ है। इंट्रोडक्शन खत्म। ये इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका है। बहुत घबराने की बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। और मान लीजिए आप कहेंगे मैं लिखवा दूंगा, लेकिन सवाल ये रटना तो है नहीं। हम आगे आमर सेन को पढ़ेंगे तो हमें स्किल डेवलपमेंट करना सीखना चाहिए, बजाय कि हर चीज रटना। अभी एक तो मैं लिखवा ही तो रहा था, अभी हम क्या कर रहे हैं 5-6 दिन से, लिखिए लिखिए लिखिए। तो हर चीज को ये मत सोचिए कि हमें लिखवा दे, हमें लिखवा दे। आप जो कहेंगे मैं लिखवा दूंगा, लेकिन सवाल है कि
आपको लिखना सीखना पड़ेगा, मैं सब कुछ लिखवा दूं। तो हमेशा अब से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आप कैसे लिखेंगे? वर्तमान समय में कुछ एक एग्जाम्पल देके भविष्य लक्ष्य। और आप निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? उदारवाद समुदायवाद का मूल आधार संविधानवाद है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु वर्तमान बहुलवादी समाजों के लिए समुदायवाद का विचार ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है। निष्कर्ष अपने आप में हो गया। या इस तरीके से आप लिख देंगे कि उदारवादी विचार हमेशा व्यक्ति केंद्रित रहा है और समुदायवादियों ने इसमें समाज को प्रभावी रूप में स्थापित किया है, लेकिन इनका मूल आधार एक समान है। ये संविधानवाद, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के समर्थक। संविधानवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, तीनों की टर्म। शब्द हल्के नहीं होने चाहिए, यही आपके उत्तर कॉम्पैक्ट बनाता है। और कई बार हम क्या सोचते हैं कि बड़ा लंबा लंबा सेंटेंस, लंबे लंबे पैराग्राफ, नहीं, वो आपके विषय की जानकारी को नहीं बताता। हाँ, कुछ ना आता हो तो भाजिए, फिर ऐसा कुछ उसी पे मिल जाए दोस्तों। कुछ ना आता हो तो ऐसा एग्जामिनर को उलझाइए, वो भी एक बार परेशान हो जाए। भाई परेशान हमें करे, उसके पहले हम उसको ना करें। तो जब हम परेशान करेंगे तो हो सकता है कुछ घबरा के नंबर दे, यार लड़का लिख तो रहा है, लिख नहीं पा रहा है बस। मतलब लड़के ने प्रयास बहुत किया इस बात पर, अगर थोड़ा उसका दिल पिघल जाए तो 2-4 नंबर अंत में दे के चला जाए, एकदम से ब्लैंक न मारे। ये फायदा होता है। अगला प्रश्न आप लिखिए। अब अच्छा, किसी ने एक बड़ा मौलिक सवाल पूछा है कि व्यक्ति को अणु के रूप में समझने क्या मतलब है? अणु के रूप में समझने का मतलब है कि ना कोई आपका भाई है, न कोई आपका दोस्त है, न कोई परिवार है, न कोई पार्टनर है। आप क्या है? अणु है। दिल्ली में कौन आपका है? इसे याद रखिए। अच्छा, एक अणु का दूसरा अणु चाचा होता है, ताऊ होता है, मामा होता है। अणु, अणु का मतलब है आपका कोई है नहीं है दोस्तों। मेले में भी अकेले हैं, अणु है। कोई किसी से पहचान नहीं है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? अणु है दोस्तों। न किसी को हम पीड़ा शेयर कर सकते हैं, और लोग बहुत सारे आ जा रहे हैं, मैं भी उनको देख रहा हूं, वही मुझे दिख रहे हैं, लेकिन न वो मुझे जानते हैं। मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की मायरी। अणुवादी समाज, यही तो अणुवादी समाज है। प्रश्न अगला लिखिए। प्रश्न लिखिए। उदारवाद एवं बहुसंस्कृतिवाद के बीच उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच विवाद के मूल मुद्दों का परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द मेजर इश्यूज ऑफ डिबेट बिटवीन लिबरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच विवाद के मूल मुद्दों का परीक्षण करिए। और आप ये देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है विवाद के अलावा उसमें कुछ कॉमनिटी भी होगी। क्रिटिकली का मतलब होता है कहीं न कहीं उसके नकारात्मक पक्ष को दिखाना, निष्कर्ष अंतिमता सकारात्मक। अब बताइए इस प्रश्न का मतलब क्या है? अब ऐसे मन में मत बताइए, मुझे सीधे बताइए व्हाट आर मेजर इश्यूज। अभी हमने पढ़ा है
और आप एक बात ध्यान देंगे कि हम ज्यादातर प्रश्न में स्वाभाविक रूप में वर्तमान पे आ रहे हैं, तो एक आध परंपरागत सवाल भी आपको बता देंगे, लेकिन सवाल मुझे बताइए कि उदारवाद और बहुसंस्कृतवाद में विवाद के मूल मुद्दे क्या है? व्हाट आर द मेजर इश्यूज? क्या है? भाई मूल इश्यूज क्या है? मूल इश्यूज ये है, राज्य कल्याणकारी है, तटस्थ है, पहला। दूसरा है, राज्य निष्पक्ष है या भेदभाव करता है, तीसरा। व्यक्ति की प्रधानता है, कल्चर का महत्व है, चौथा। यही तो मेजर इश्यूज हैं। तो हमेशा हमेशा हम इश्यूज की तलाश भी करते हैं। कभी नोट्स पढ़िए तो मेजर इश्यूज क्या है, की टर्म्स क्या है। नोट्स को कई 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 बार क्या होता है कि अब देखिए आपका नोट्स थ्योरी का बड़ा होगा, बड़ा पतला, लेकिन गागर में सागर है। उसको जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको नहीं लगेगा। एनसीईआरटी किताब को अपने ध्यान से पढ़ा है, कितनी छोटी होती है एनसीईआरटी किताब, लेकिन आप पढ़िए उसकी एक एक शब्द का इतना गहरा मर्म होता है। किसी किसी चीज का, और हमारी सामान्य दृष्टि क्या होती है कि हम चीजों को लेंथ पर, नोट्स इतना ही छोटा है यार, इससे कैसे काम चलेगा? इसी से तो काम चलेगा। उसके बाद तो ग्रंथ आपको दिया जाए, ग्रंथ पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स शार्प ही होना चाहिए। की टर्म आप तलाश करिए। तो मेजर इश्यूज क्या है, ये तो मैंने बता दिया मेजर इश्यूज क्या है। तो मेजर इश्यूज हम फिर आपको याद दिला दें, व्हाट इज द बेसिक इश्यूज बिटवीन लिबरलिज्म एंड मल्टीकल्चरिज्म। अभी हमने बताया कि कल्चर और इंडिविजुअल पहला। दूसरा होता है कि माइनॉरिटी राइट्स, ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, राज्य तटस्थ है या राज्य भेदभाव करता है, राज्य लोकतांत्रिक है या किस तरीके से बहुमत का समर्थक है। दीज आर मेजर इश्यूज ऑफ डिबेट। लेकिन लास्ट में आप निष्कर्ष आप देंगे कि सच मानिए उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच तमाम अंतर के बावजूद बेसिक आधार फिर समान आता है, संविधानवाद, लोकतंत्र, ये में बेसिक चीजें समान ही है। और भूमिका अगर आपको देना हो तो फिर आप उसी तरीके से बात करेंगे जैसे पहले लिखा हुआ है कि पिछले हम भूमिका फिर एक बदल दें। उदारवादी विचारधारा की उत्पत्ति विगत 400 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन वर्तमान में भूमंडलीकरण उदारीकरण के दौर में अभी भी ये सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा है, जिसका वर्तमान स्वरूप बहुसंस्कृतिवाद है। इसे हमने पहले बता दिया कि समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद उदारवाद का विस्तार ज्यादा है, विरोध कम है। इज मोर मॉडिफिकेशन इन लिबरलिज्म। इसलिए आपके सिलेबस में समुदायवाद बहुसंस्कृतिवाद का नाम अलग से नहीं लिखा गया है, क्योंकि अंडरस्टूड इज पार्ट ऑफ लिबरलिज्म। अगला प्रश्न। अब एक जरा परंपरागत सवाल भी आपको याद करा दें कि सब चीज कंटेम्प्रेरी नहीं होती, परंपरागत भी आप याद रखिए। परंपरागत क्या है लिख लीजिए। उदारवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा शासन प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था एवं एक जीवन शैली भी है। टिप्पणी कीजिए। अब बताइए इस प्रश्न। इन लिबरल आइडियोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ सोशल सिस्टम एंड मोर ओवर इट इज वे ऑफ लाइफ। ये हमने एक बड़ा सिंपल सा परंपरागत सवाल आपसे पूछ लिया, इसका कंटेम्प्रेरी से मतलब नहीं है। अब बताइए कि कैसे आप लिखेंगे।
देखिए अपने अपने मन में ही लोग बता, पड़ोसी से परामर्श कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं। सही आपने बताया। देखिए जब हम कहते हैं कि उदारवाद कोई भी चीज आप पढ़िए कि विचारधारा का मतलब है कि एक विचारधारा में कहीं न कहीं हर चीज के प्रति एक नजरिया है। विचारधारा का मतलब क्या? नजरिया है, अप्रोच। अप्रोच लिख दीजिए, नजरिया लिख दीजिए, वर्ल्ड व्यू लिख, दैट इज आइडियोलॉजी। इसका मतलब है समाजवादी व्यवस्था एक सरकार का रूप है, संविधानवाद के रूप में विधि का शासन, संविधान का शासन, डेमोक्रेटिक शासन। उदारवादी होती है। और समाज के रूप में यानी समाज व्यक्ति प्रधान होगा, जहां पे जाति, धर्म, भाषा इनके बजाय किसको प्राथमिकता दी जाएगी? व्यक्ति को। ये उदारवादी विचार है। उसके बाद जीवन शैली क्या है? उदारवादी विचार आजादी पसंद जीवन शैली है, विवेक प्रधान जीवन को मानता है। इसलिए जीवन शैली के रूप में उदारवाद ये भी मानता है कि सेकुलर लाइफ होनी चाहिए, टॉलरेंस जीवन में होना चाहिए, और हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक स्वयं है। ये उदारवादी जीवन शैली है। तो आप देखेंगे उदारवादी जीवन शैली किसकी है? जो मर्जी हो वही कपड़ा पहनता है, किसी की नहीं सुनता। इट्स वे ऑफ लाइफ। उदारवाद पढ़ लेना एक अलग बात होती है, उसे जीवन में अपना लेना अलग बात होती है। यूरोप अमेरिका में लिबरलिज्म इज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ उदारवादी इकोनॉमिक सिस्टम तो है, जीवन अभी उदारवादी कम है। धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हिंदी फिल्में उस दिशा में जा रही हैं, उदारवादी बन रही हैं। यानी उदारवादी में ज्यादा खुला हुआ समाज हो। समाज कैसा होना चाहिए? ओपन सोसाइटी होना चाहिए, बंद समाज होना चाहिए। ओपन सोसाइटी कैसी होती है? खिड़कियां ज्यादा लगी हों। व्हाट इज द फीचर ऑफ ओपन सोसाइटी? ओपन सोसाइटी सीधा सा मतलब है जिस समाज में आजादी हो, बंधन न हो, जिस समाज में डेमोक्रेसी हो, चयन की स्वतंत्रता हो, दैट इज ए मीनिंग ऑफ ओपन सोसाइटी। तो दिल्ली का समाज ज्यादा ओपन है गांव का? दिल्ली का समाज ज्यादा ओपन है, क्योंकि दोस्तों जो चाहे आप कर सकते हैं। तो मेरा कभी कोई गेस्ट आया था, तो संयोग से मुझे उधर जेएनयू की तरफ जाना पड़ा किसी मिलने से। तो जब हम लोग उधर से आ रहे थे तो ये हुआ कि बगल में एक पार्क दिखा, तो सब ने कहा चले भाई यहाँ थोड़ा सा बैठते हैं 2 मिनट। और दोस्तों जैसे हम लोग पार्क में एंट्री किए, हमारे गेस्ट मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ। उनको ये लगा कि मैं यहाँ रेगुलर आता होगा। अब उसके बाद उन्होंने क्या समझा, मैंने क्या समझा, कोई इसके बारे में बात ही नहीं। बस धीरे से हम लोग आए, वाहन बैठ के निकल लिए। ये बड़ा एम्बेरसमेंट सिचुएशन होती है जब आपको पता ही नहीं। ये उदारवादी समाज है दोस्तों। आजकल तो आप देखें कौन कौन सी पार्टी चलती रहती है। अभी तो आप उन सब चीजों में नहीं पड़े हुए हैं, वो सब उच्च चीजें हैं दोस्तों। कई बार अब सवाल है कि आजकल जो इन सब पार्टी में न जाओ, दकिया नूसी है या उदारवादी है? इन पार्टी में जाना उदारवादी का न जाना है? जाना। पता नहीं हुक्का पार्टी चल रही दोस्तों। आजकल तो हुक्का बार खुल गए हैं। ओह माय गॉड, हुक्का बार। और अब बताइए, अगर हमारे सामने कोई हुक्का लेके बैठ जाए, हुक्का तोड़ देंगे या रहेंगे? अच्छा, हुक्का को तोड़ देना उदारवादी है, गैर उदारवादी है? भाई आदमी जीवन शैली है, जीवन शैली, मेरी मर्जी। इस शब्दों को अच्छे से पढ़िए, अपने आप को रिलेट करके पढ़िए, फिर आपको मिल जाएगा। फिर भूमिका लिखना हो, फिर कैसे लिखेंगे? उदारवाद। अगर भूमिका को लिखना है तो आप स्कॉलर का नाम आप लिख देंगे। उदारवादी विचारधारा के पिता जॉन लॉक है, जिन्होंने उदारवाद को शासन प्रणाली के रूप में चित्रित किया, मिलने से जीवन शैली के रूप में विकसित कर दिया, और कल्याणकारी राज्य के समर्थकों ने इसे सामाजिक व्यवस्था के रूप में बना दिया। यही सब को बता रखा है। भूमिका हमेशा थ्योरेटिकल, और निष्कर्ष हमेशा वर्तमान को जोड़ के, वर्तमान फ्यूचरिस्टिक, कि वर्तमान उदारीकरण के जमाने में उदारवाद विश्वव्यापी विचारधारा बन गई है, जो हमारे समक्ष भूमंडलीकरण के रूप में व्याप्त है। निष्कर्ष हो गया। छोटी बात लिखिए,
लिखने की ज्यादा स्पेस आपके पास नहीं है। बस ये अच्छा, कुछ लोग लिखने में परेशान, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अचानक आप लिख रहे हैं, हड़बड़ी नहीं, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, थोड़ा समय लीजिए, की टर्म को लीजिए, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, जो लोग कई बार बीए करके आ गए हैं या बीए कर रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं, कोई लिखना होगा, बस क्लास में आए हैं, बस निकलते हुए चले जाए, कुछ भी नहीं करना है उनको, लिखने उससे मतलब नहीं, बस खाली आए हैं मजा लेते हुए। हर चीज का समय होता है। अब कई लोग हमारे पास आते हैं, सर 20 साल का हूं, लिख नहीं पा रहा हूं, तो इधर आओ, 20 साल में तो लोग, तो हम समझ नहीं पाते, तुम लिख नहीं पा रहे हो, कमाल की बात है यार। तो ये बात अपने आप में ध्यान में रखने की है। तो बहुत तनाव लेने का मतलब नहीं कि दबाव में आ गए, अभी पहली बार पढ़े, तो आराम से पढ़िए, हो जाएगा। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है, एक सवाल बताने से पहले फिर आपको बता दें, हमने बता रखा है, फिर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको, क्योंकि अगर कोई समस्या है तो अब किसी ने पूछा कि सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, इसका मतलब क्या है? भाई सीधी सी बात है, हम पहले हैं या परिवार? सेल्फ इज प्रायर टू एंड, हम पहले हैं दिल्ली, सेल्फ इज प्रायर टू एंड, दिल्ली क्या है? एंड है। हम पहले हैं सिविल सर्विसेज, इसलिए हम पहले हैं सरकार, सेल्फ इज प्रायर टू एंड। इसी को उल्टा कर दीजिए, एंड इज प्रायर टू सेल्फ, विद्यालय पहले है, परिवार पहले है, सरकार पहले है, समाज पहले है, उसके बाद हम बने, हमने सब बनाया, सेल्फ इज प्रायर टू एंड, समाज ने हमें बनाया, इंटू प्रायर से बड़े सामान्य भाषा में कहिए, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, इंड इज प्रायर टू सेल्फ, और समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स, एक ही बात है, तो नजरिया दो दो है। फिर आप देखेंगे कि लिखा है सेल्फ इज सर्टिफिकेटेड सेल्फ, भाई व्यक्ति अवस्थित है कहाँ? परिवार में। कहाँ? और समाज में, समाज का मतलब क्या है? परिवार, विश्वविद्यालय, चर्च, यही तो समाज है। व्यक्ति अवस्थित है, यानी व्यक्ति अवस्थित है, बात उसे, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समुदाय का सदस्य है, तो अवस्थित कहाँ है? समाज में। सर्टिफिकेटेड, एम्बेडेड, जो भी आप कह लीजिए, सामान्य सी बात। जिसने पूछा था और क्लैरिटी चाहिए, तो आप बताइए, कुछ स्पष्टता हुई या नहीं हुई? एक प्रश्न और लिख लीजिए, अगला फिर प्रश्न लिखिए। समुदायवादियों के द्वारा समुदायवादियों के द्वारा उदारवाद में किस प्रकार संशोधन किया गया? समुदायवादियों के द्वारा उदारवाद में किस प्रकार का संशोधन किया गया? इवन हाउ कम्युनिटेरियंस रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, समुदायवादियों के द्वारा उदारवाद में किस प्रकार संशोधन किया गया? टिप्पणी कीजिए। किस प्रकार संशोधन किया गया? टिप्पणी कीजिए। और आगे लिख लीजिए, और समुदायवाद उदारवाद का विरोधी है अथवा इसका विस्तार है। समुदायवाद उदारवाद का विरोधी है अथवा इसका विस्तार है। कम्युनिटेरियनिज्म is an extension of liberalism or it is a position of liberalism? कमेंट। उसका विरोधी है, उसका विस्तार है, टिप्पणी कीजिए। बताइए क्या लिखेंगे?
क्या संशोधन किया, फिर हमें 4 पॉइंट बताए। हर चीज को 4 पॉइंट में बना लीजिए। बाकी तो आप देखेंगे, बाकी तो किसी भी कोटेशन में इसकी लिख दिया जाए। अभी हम कोटेशन भी आपको बता दें कैसे इसको एक को एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, क्या लिखेंगे, क्या संशोधन किया, क्या संशोधन किया। अब देखिए वहां पे हमने किया था क्या मुद्दे हैं, अब यहां हमने शब्द बदल दिया, संशोधन क्या किया। हम जानबूझ के उन शब्दों का प्रयोग करें जो हमने पढ़ाते समय यूज नहीं किया था, जिससे आपको विषय क्लियरिटी हो, रटने वाला सिस्टम ना डेवलप हो कि कैसे समुदायवाद ने उदारवाद को कैसे रिवाइज किया। अब रिवीजन का सीधा सा मतलब यह है कि व्यक्ति प्रधान के बजाय समुदाय को केंद्र में रखा पहला, यही तो बात करते हैं। दूसरा, उदारवाद के तटस्थ राज्य के विचार को, न्यूट्रल स्टेट के विचार को कल्याणकारी राज्य के रूप में बदला, दूसरी पॉइंट। तीसरा है उदारवादियों के जो अणुवादी समाज के विचार को इतिहास, संस्कृति, समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया, ये तो समुदायवाद ने चेंज किया। अब उसके बाद स्कॉलर के नाम लिख दीजिए, सेल्फ सर्टिफिकेटेड सेल्फ जो कीवर्ड है वही आप लिख दीजिए, 2 में का निष्कर्ष अपने आप। भाई एक ही पॉइंट तो है, अब इसी को हम अलग अलग तरीके से पूछ लें। मान लीजिए कि अब हमारे पास एक दूसरा भी तरीका प्रश्न पूछने का है। अभी तक तो हमने समुदायवाद को टाइटल दिया, मैं आपसे ये कहूं कि सेल्फ इज सर्टिफिकेटेड सेल्फ, शॉर्ट नोट्स लिखिए। अब हम प्रश्न को पूछने का तरीका बदल दें, व्यक्ति अवस्थित है, इसी पर अपनी पढ़ी लिखिए शॉर्ट नोट्स। क्या लिखेंगे, अब लिखने का तरीका आपको बता दें। एक बात याद रखिए, विचार बड़ा करिए। और हम आपको बार बार कहते हैं, क्योंकि हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए बहुत रटने वाला आदमी नहीं चाहिए। दूसरा, होलिस्टिक आइडिया, जिसके पास क्रिएटिविटी ज्यादा हो, हर चीज को कनेक्ट कर सकता हो। एक बात आप देखिए, मेंस में जो तरीका होता है हमेशा कॉन्टेक्स्ट की बात करिए आप, लिखने में बात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जितने क्रिएटिव लोग होते हैं उनका निचरिक जैसा होता है, चाहे पोएट शायर हो, चाहे फिल्म निर्माता हो, चाहे अच्छा लेखक हो। इसे याद रखिए, आप किसी चीज को कितना बढ़िया सोच सकते हैं, तो सोचने का दृष्टि विस्तार करिए, पढ़ने का नहीं। हम क्या काम करते हैं, रटना रटना रटना, गलत तरीका यही है। और किसी चीज को पढ़िए, उसको मेमोराइज करिए बैठ के उसको। अच्छा, जैसे पढ़ने का सबसे अच्छा, एक पेज अपने नोट्स का पढ़ा, आराम से बैठ जाइए, बंद करिए उसको। 10 अच्छा इसमें की टर्म में क्या है, इसके मायने क्या है, कहां कहां से जोड़ा जा सकता है, ये पढ़ने का सार्थ तरीका होता है। कम पढ़ कर ज्यादा फायदा होगा। अब रट्टू तो तरह उसे लगे सेल्फ इज सर्टिफिकेट, लाल लाल लाल, पेज ही फट गया दोस्तों, इतना लाल किया। अब वो गधों वाला तरीका है दोस्तों, नहीं, इट्स नॉट स्मार्ट वर्क। इसे बार बार कहता हूं, और जब बार बार मैं तो यही कहता हूं, जब आप एक टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, आप में ये चीजें ही सीखने की सदैव कि अपने जस्ट योर ब्रॉड इन योर होराइजन, आपको सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए, कनेक्टिविटी की क्षमता बढ़नी चाहिए, यही तो क्लास से मिलना चाहिए, बाकी नोट्स तो बाहर भी है। अब देखेंगे, सेल्फ इज सर्टिफिकेट से सेल्फ, हमें तो पता चल गया समुदायवादी कथन है। विचारक का नाम अगर आपको आ जाए तो और अच्छी बात है। किसने कहा, किसने, टेलर ने कहा ये बात। अब आप देखेंगे, टेलर ने कहा तो पहला उन नवउदारवाद से शुरू करिए, नियो लिबरलिज्म से, और फिर कांट की बात को आपको याद है, कांट की बात, रॉल्स की बात आप बता दीजिए। इसी नवउदारवाद व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, और कांट और रॉल्स ने उसी परंपरा को आगे बढ़ा दिया। ऑल्दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट रॉल्स इज नॉट न्यू लिबरल, लेकिन बेसिक फिलोसफी ही मानती है। अब आपने न्यू लिबरल बता दिया, कांट बता दिया, अब तीसरे पर आ जाइए, टेलर। और जब इसे टेलर की बात आप करेंगे, पूरे समुदायवाद की टर्म को लिख दीजिए। समाज पहले आता है, राज्य बाद में आता है, और सेल्फ इज प्रायोरिटी यूनिट का मतलब है सीधे सेल्फ इज सर्टिफिकेटेड सेल्फ,
तो सर्टिफिकेटेड कहाँ है, अवस्थित कहाँ है? सब परिवार, यानी व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, इनके द्वारा व्यक्ति का निर्माण होता है। और इन दिस प्रायर टू सेल्फ, और अब सेल्फ इज सर्टिफिकेटेड सेल्फ है, तो इसमें क्या लिख देंगे? इन दिस प्रायर टू सेल्फ। विस्तार होगा कि नहीं हो गया? निष्कर्ष आप लिख दीजिए। इसे हर चीज को एक्सटेंड करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, और एक्सटेंड चीज को शॉर्ट कर दीजिए। एक पेज के पॉइंट को 5 पॉइंट बदल दीजिए, एक पॉइंट को 6 पॉइंट विस्तार कर दीजिए। ये आपकी टेंडेंसी है, तो आपको मेंस कभी नहीं रुकेगा। मेरी बात आप सुन लीजिएगा, किसी ऑप्शन से, किसी मीडियम से एग्जाम दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक कैपेसिटी ये चाहिए, और ये चिंतनशील व्यक्ति ही कर सकता है। आपको क्या लगता है आईएएस अधिकारी का मतलब काम क्या होता है? नए नए विधेयक को बनाना सामान्य काम है क्या? ड्राफ्ट करना, नया नया प्रपोजल देना, नया नया सुझाव देना। आपको पता है कि प्रधानमंत्री के सामने जितने सीनियर आईएएस हैं, वो कोई बात की जाएगी, भाई ये बताओ आप रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या उपाय बता सकते हो, तो प्रधानमंत्री के सामने वो प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं, सर हमारे पास ये उपाय है। क्रिएटिविटी पूरे कितना महत्वपूर्ण जवाब को दिया जा रहा है, किसी सामान्य समझ वाले व्यक्ति को कैसे दिया जा सकता है? और आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? ऑप्शनल, पॉलिटी, साइंस, टेक, ना उससे ज्यादा ज्यादा क्या है? एनालिटिकल कैपेसिटी, देखने का नजरिया। एक शब्द आपको मिले, तिल का ताड़ा बना दीजिए, देन यू आर कैपेबल टू क्वालिफाई द मेंस। कुछ भी जरूरत नहीं है। और हिमालय मिले, कंप्रेस करके राई बना दीजिए। कब यही करना है? ये स्पष्ट है कि नहीं बात? नोट्स 4 पेज में है, उसको 4 पॉइंट में बना दीजिए। और देखिए कितनी बड़ी सेवा होती है। अभी मैं बल्कि राहुल और जितेंद्र दोनों जुलाई में दिल्ली आने वाले हैं, तो मैंने संयोग से संडे को राहुल से बात किया। मैं कितने पैसे? सर बस अभी लंदन से लैंड कर रहा हूं। आईएएस बनने का ये फायदा है, लंदन गए सरकारी किराए से। कितना ट्रेनिंग सरकार देती है, क्या आपसे अपेक्षा रखती है? दोस्तों कुछ खास बात तो है। और आपने कितनी बार राहुल गौर से मिला भी हो, तो क्या आपको लगता है भाई 3-4 महीने कोई पढ़ के एग्जाम क्रैक कर दे रहा है? पोल साइंस कितना दिन में पढ़ा था? खुद आप पूछ लीजिएगा, वीडियो देखे आएंगे फिर आप पूछिएगा। पोल साइंस नहीं पढ़ा इतना दिन, पास कर गए। क्या विशेषता होती है? शार्प मैनेजर। सोचिए सोचिए, गंभीर मत होइए। अगला प्रश्न। गंभीरता थोड़ी काम चलेगा। सच मानिए रास्ता बहुत आसान है, बात को गंभीरता। अच्छा जब मैंने कहा तो एकदम दिल में बैठ जानी चाहिए बात। कुछ यार सर तो ऐसे बोलते, इधर से चला गया। आपके साथ ऐसा नहीं है, मैं आप पे बड़ा विश्वास करता हूं दोस्तों, आप सब बहुत समझदार लोग हैं। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए। अच्छा ये हो गया कि नहीं? विस्तार कर दिया। और आपने किसी ने प्रश्न पूछा, उसका मैंने जवाब भी दे दिया। इसका विस्तार कैसे कर दे? अगला प्रश्न लिखिए। अब देखिए, अब हम शॉर्ट नोट्स आपको दूसरा देंगे। अब हम आजकल तो 150 शब्दों का जमाना है दोस्तों। अब हम शॉर्ट नोट्स हमारा अगला होगा, इन दिस प्रायर टू सेल्फ। और सेल्फ इज क्या लिखेंगे? अब हम शॉर्ट नोट्स ये देंगे, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। अब आप क्या लिखेंगे? अब आप बताइए। हमने शॉर्ट नोट चेंज कर दिया। अब आप क्या लिखेंगे? सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। क्या लिखेंगे? सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। क्या लिखेंगे इसमें? फिर आप देखेंगे, फिर शुरू कहां से करेंगे? और एक बात याद रखिए, सेल्फ इज प्रायर टू एंड और विश्लेषण की बात है,
इनको आप लिखिए, लेकिन बाद में उस पर आपत्ति जब आएगी तो कौन आ जाएगा? यही बात आ जाएगी, हमने शब्द आपको बदल दिया। सारी बात यही लिखनी, यही लेखन कौशल होता है। ये बात स्पष्ट है कि नहीं? दोनों शॉर्ट नोट्स का उत्तर एक ही होगा। बस भाई सेल्फ इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स करेंगे तो इसका मतलब कांड के बाद लिखेंगे व्यक्ति प्राथमिकता लिखेंगे, लेकिन जो व्यक्ति की प्राथमिकता लिखेंगे तो सवाल ये होता है न उदारवादी विचार व्यक्ति इस प्राथमिकता को करेक्ट किसने किया? समुदायवादियों ने। ये गलतियां कहाँ होती है? अब सेल्फ इंस्पायर्ड स्टूडेंट लिखा और आपने केवल उदारवादियों के विचार लिखकर अपने कलम बंद कर दी। विश्लेषण नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन हो गया। विश्लेषण का मतलब है क्या कहा गया है, कितना सही है, इसका विकल्प क्या है, दैट इज ए एनालिसिस। तो आपको हमेशा किस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? एनालिटिकल। ये क्या है? ये पीटी का अप्रोच है। क्या होना चाहिए, कैसे, क्यों, मेंस का अप्रोच है। हमेशा इस लाइन में सोचा जाना चाहिए। प्रश्न हो गया और बता दें हमको? अच्छा, एक आध और प्रश्न लिखिए और हमारे पास समय। अब कोई नया टॉपिक अब क्या शुरू करें? बात बनेगी नहीं, इसलिए एक प्रश्न और आप लिख लीजिए। अब देखिए, एक बिल्कुल प्रश्न लिखिए। अब फिर कंटेम्परेरी सवाल आपसे पूछने। क्या, लिख लीजिए, क्या आप इस मत से सहमत है? क्या आप इस मत से सहमत है? डू यू सब्सक्राइब ऑफ दिस व्यू पॉइंट? क्या आप इस मत से सहमत है कि उदारवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा को वर्तमान विश्व में किसी प्रकार की चुनौती प्राप्त नहीं हो रही है? डू यू एग्री दैट अब किसी प्रकार की चुनौती प्राप्त नहीं हो रही है और इसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा है? We can't find out any competitor of liberal ideology. आप याद रखिए, हमने पूरा उदारवाद पढ़ा, ऐसे उदारवाद अब आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे की विचारधारा पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी बनेगी। समाजवाद फिर कंपेयर तो करेंगे हम। इसका मतलब है किसी विचारधारा को पढ़ा जाए तो एक सवाल इस पे भी आ सकता है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका प्रभाव क्या है। तो हमने पूरा उदारवाद पढ़ा। अब जरा सोच के देखिए 21वीं शताब्दी में क्या वाकई उदारवाद कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा? ये प्रश्न में क्या क्या लिखेंगे अब? अच्छा, उदारवाद का कोई प्रतिस्पर्धी रहा या नहीं रहा? कौन रहा? सवाल ये है, उदारवाद को चुनौती अंदर से ज्यादा मिल रही है बाहर से? ये अंदर की बात क्या है? तो आप समुदायवाद बहुसंस्कृतिवाद का नाम यहां क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सीधे नारीवाद पर कैसे पहुंच जा रहे हैं? अब देखिए, यही सोच की बात है। इससे जब आप कहेंगे भाई 21वीं शताब्दी किसका है, तो कहा भी जाता है नवउदारवाद का वैश्विक विस्तार ही क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है पूरी दुनिया में वस्तु सेवा वित्त का मुक्त आदान प्रदान, पूरी दुनिया में बाजारवाद का बढ़ना। तो बाजारवाद और पूंजीवाद की मूल फिलॉसफी को मानता है न्यू लिबरल्स। तो न्यू लिबरल के जमाने में जब मार्क्सवाद का विघटन हो गया,
समाजवादी विचारधारा नीचे आई, उदारवाद का प्रभाव बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें फिर नव उदारवादियों की बात आप लिख देंगे, रीगन, थैचरिज्म, हायक, इनकी बातें आगे बढ़ी। लेकिन वर्तमान विश्व में आप देखेंगे किस तरीके से नव उदारवाद को अनेक चैलेंजेस मिल रहे हैं। पहला फ्रॉम विदिन, कम्युनिटेरियंस, मल्टीकल्चरलिस्ट। पहला तो नव उदारवाद को चैलेंज अंदर से मिल रहा है। दूसरा फ्रॉम सोशलिस्ट टू चाइना। तो चाइना को कहा जाता है कि अभी भी समाजवाद की सैद्धांतिकवाद तो करता है चाइना। तो दैट इज न्यू लिबरलिज्म इज गेटिंग चैलेंजेस फ्रॉम सोशलिज्म। इतना ही नहीं है, अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व को इस्लामी दुनिया भी चैलेंज कर रही है। सेम जो आईआर में पढ़ते भी हैं, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन। इसलिए फ्रांसिस फुकुयामा भले ही माने, जो हमने आपको इंडिया सिस्टम बताया था उदारवाद के समय, लेकिन फिर भी उदारवाद को अनेक चैलेंजेस मिल रहे हैं। तभी तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड सोशल फोरम बना, लोग नागरिक समाज का आंदोलन लेके जा रहे हैं। फिर भी निष्कर्ष में यहाँ पे लिख देंगे कि उदारवाद को तमाम चुनौतियां मिल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी उदारवाद सबसे प्रभावी है, इससे भी इनकार नहीं किया सकता। तो आज तो पूरी डिबेट इसी बात पे आ रही है कि उदारवाद में ही क्या संशोधन किए जाए, बजाय कि उदारवाद का विकल्प ढूंढा जाए। नाउ पीपल आर नॉट सर्चिंग द ऑल्टरनेटिव ऑफ लिबरलिज्म। इसलिए उदारवाद का विकल्प क्या है, आगे आपको बता देंगे। क्योंकि हमने उदारवाद की एक वैरायटी आपको नहीं बताई, एगलिटेरियंस, रॉल्स बताएंगे, अमरसेन बताएंगे। उदारवाद को स्वयं अब तो यही है कि भाई उदारवादी राज्य को हम कैसे ज्यादा मॉडिफाई कर दें, बजाय कि समाजवाद की तरफ चले जाए, समाजवाद की तरफ चले जाए। ये उदारवाद की विशेषता है और आज भी उसको आप लिख सकते हैं। बस एक लास्ट हेडिंग में आप यूज कर लीजिए, लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण और बहुसंस्कृतिवाद, ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म। भूमंडलीकरण और बहुसंस्कृतिवाद, ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म। पहला पॉइंट, समुदायवादी, बहुसंस्कृतिवादी, समुदायवादी और बहुसंस्कृतिवादी व्यक्ति के बजाय समुदायवादी और बहुसंस्कृतिवादी व्यक्ति के बजाय समुदाय को प्राथमिक महत्व देते हैं। Communitarians and multiculturalists always emphasize over primacy of community. समुदायवादी और बहुसंस्कृतिवादी व्यक्ति के बजाय सदैव समुदाय को महत्व देते हैं। और थॉमस फ्रीडमैन ने किताब लिखी द वर्ल्ड इज फ्लैट। थॉमस फ्रीडमैन के द्वारा जो किताब लिखी गई वर्ल्ड इज फ्लैट, जिसका अभिप्राय है कि सूचना क्रांति और संचार के युग में सूचना क्रांति संचार के युग में समूचे विश्व में एक ही प्रकार की संस्कृतियों का विकास हो रहा है।
Now in the age of computer information technology, we are witnessing यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कल्चर, एक ही प्रकार की संस्कृतियों का विकास हो रहा है। अब देखिए, वर्ल्ड इज फ्लैट का मतलब क्या होता है? एक जमाना था जब आप कहीं भी जाते थे, वहां के पहनावे अलग होते थे, खान पान अलग होते थे। आज की दुनिया में वही मैकडोनल्ड हर जगह है, वही जीन्स और टी शर्ट, रवांडा, बुरुंडी, हैती, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका और जर्मनी, तो वही फटाला जीन्स हर जगह है, वही फंकी लुक हर जगह है, और वही टैटू हर जगह है। द वर्ल्ड इज फ्लैट। इसे आप याद रखिए, लंदन में बैठे स्टेडियम में भीड़ को आप देखिए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि उनके पहनावे इंडिया से अलग कैसे हैं। वर्ल्ड इज फ्लैट। तो सवाल है, जब वर्ल्ड इज फ्लैट हो गया तो कल्चर का महत्व कहां बचा? इसे याद रखिए, इसमें तो नव उदारवाद प्रभावी होता है। समुदायवाद और मल्टीकल्चर, तो हमेशा कल्चर की बात करते हैं, कल्चर, समुदाय। अच्छा, भूमंडलीकरण के प्रवाह में समुदाय कल्चर रहा या बह गया? ध्यान देने की बात है। अगला पॉइंट, इसीलिए यह कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि भूमंडलीकरण ने नव उदारवादी विचार को और प्रभावशाली बनाया है। ग्लोबलाइजेशन हैज स्ट्रेंथेंड आइडियाज नियो लिबरलिज्म। भूमंडलीकरण के द्वारा नव उदारवादी विचारों को ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है। भूमंडलीकरण के द्वारा नव उदारवादी विचारों को ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है, परंतु इसके बावजूद समुदाय और संस्कृतियों का महत्व बना हुआ है। डिस्पाइट द फैक्ट कल्चर एंड कम्युनिटी इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसलिए कहावत है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। तो लोगों ने कहावत ये रखा है और ये दिखा है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। और विश्व सामाजिक फोरम ने 2005 में एक समूह की स्थापना हुई, विश्व सामाजिक फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम ने एक वैकल्पिक विश्व के निर्माण का समर्थन किया। वर्ल्ड सोशल फोरम हैज प्रपोज्ड टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड। एक वैकल्पिक विश्व के निर्माण का समर्थन किया जहां पूंजीवाद, उपभोक्तावाद नहीं होगा। Where we can't find the capitalism and consumerism। और एक बात आपको याद दिला दें, हम आगे चल के मार्क्सवाद में हैबरमास को पढ़ेंगे, और नव मार्क्सवाद में तो हैबरमास ने बाकायदा कहा कि आज के जमाने में कल्चर के नाम पे कैपिटलिस्ट कल्चर, बुर्जुआजी कल्चर को फैलाया जा रहा है, एंड दैट इज द प्लॉट। इसलिए संस्कृतियों का महत्व हमेशा रहेगा, एशियाई मूल्य का विचार है। महातिर मोहम्मद ने दिया, उसको कई बार हम रेफरेंस करते हैं, मानवाधिकार में भी। इस्लामी दुनिया इस स्वेच्छातंत्रवादी विचारों को स्वीकार करने के तैयार नहीं है, और भारत में गांधीवादी विचारों का असर है या नहीं है? है। इसलिए कहना कि कल्चर और समुदाय का महत्व खत्म हो गया है, दैट इज नॉट ट्रू।
तो कल समाजवाद पढ़ेगा, समाजवाद मार्क्सवाद पढ़ के आइएगा। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक।